Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan and I am here with a new topic of biology from class 10. हम बात करेंगे आज इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। बाकी जो पार्ट्स थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो डिस्कस हो गए थे। आज बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में। इसमें मुकम्मल हम ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि ब्रीथिंग जो हम करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन से चेंजेस आते हैं बॉडी में और उसके रिजल्ट में फिर कैसे ये ब्रीथिंग मुमकिन हो पाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, याद रहे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो वो क्या है कि स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है। एक को हम कहते हैं इंस्पायरेशन या इसे हम इनहेलेशन भी कहते हैं, और इनहेलेशन ऑफ द एयर। दूसरा है the second one, that is expiration या exhalation। तो ये दो मेन स्टेप्स हैं। ये पूरा मैकेनिज्म इसमें से कंप्लीट हो जाता है इन दो स्टेप्स के जरिए। इंस्पायरेशन जो है, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन उस स्टेप को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन यानी एयर लंग्स के अंदर आता है, और एक्सपायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड यानी एयर लंग्स के बाहर एयर पैसेज वे के जरिए निकलता है। तो इंस्पायरेशन मींस द टेकिंग इन ऑफ एयर, या इससे मुराद आप ऑक्सीजन ले सकते हैं, और एक्सपायरेशन गिविंग आउट ऑफ एयर, यानी यहाँ पे इससे मुराद हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। अब ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन यानी ऑक्सीजन अंदर कैसे आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे निकलता है, एयर पैसेज वे कैसे होता है, लेकिन चेंजेस क्या आते हैं जो जिसकी वजह से बॉडी में ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन मुमकिन हो जाता है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं इंस्पायरेशन के दौरान भी, ये ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, और एक्सपायरेशन के दौरान भी कुछ चेंजेस आते हैं। इन चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे इंशाल्लाह कि ये कैसे होता है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ आप लोग ध्यान में रख लें, केमिस्ट्री में एक लॉ है बॉयल्स लॉ। ये आप थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। बॉयल्स लॉ आप लोगों को तो पता भी होगा, लेकिन फिर से ड्रा करते हैं। बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर ऑफ एनी सिस्टम is inversely proportional to volume। ये इनवर्स रिलेशन में है। जहां भी वॉल्यूम, जिस सिस्टम का भी, अगर आप गैस के मोल्स को, गैस के वॉल्यूम को, गैस के अमाउंट को कांस्टेंट रखेंगे, तो फिर क्या होगा, जब भी आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं, याद रहे हमेशा वॉल्यूम जब ज्यादा होगा तो अंदर प्रेशर कम होगा, इट रिड्यूसेस द प्रेशर। लेकिन अगर आप इसके बरक्स वॉल्यूम को कम कर देते हैं तो प्रेशर फिर बढ़ेगा। ये दोनों इनवर्स रिलेशन में है, अपोजिट, तजाद में है। ठीक है, ये बात ज़हन में रख लें। तो यहाँ पे हमारे लंग्स का भी यही हाल है। अगर लंग्स के वॉल्यूम को आप वो सुकेड़ लेते हैं और इसका वॉल्यूम कम कर देते हैं तो अंदर प्रेशर बढ़ेगा, और अगर इसका वॉल्यूम आप बढ़ाते हैं तो अंदर प्रेशर कम होगा, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ गैस के लिए फिर वो ज़्यादा जगह बन जाती है, तो गैस का प्रेशर जो है वो कम पड़ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम होगा, और अगर प्रेशर कम करते हैं तो वॉल्यूम कम कर देते हैं तो प्रेशर बढ़ेगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट नोट कर ले, ये वर्ड्स क्या, ह्यूमन बींग्स के लंग्स हैं। बाहर हमारे जो प्रेशर है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो यही जो इंटरनल, ये एक्सटर्नल प्रेशर हो गया। इंटरनल आपके लंग्स में भी प्रेशर जो है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा। इससे कम या ज्यादा होगा तो फिर इधर से लेना और देना पड़ेगा। तो यहां पे क्या होता है, जब भी आपके लंग्स कंट्रैक्ट होते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, जिसके रिजल्ट में प्रेशर बढ़ जाता है। 760 से प्रेशर हाई हो जाता है। वो इजाफी प्रेशर को कम करने के लिए, ताकि ये एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए,
इजाफी प्रेशर को कम करने के लिए गैस निकाला जाता है, यानी एयर को बाहर निकाला जाता है, एक्सहेलेशन होता है। और अगर लंग्स एक्सपैंड होते हैं तो फिर वॉल्यूम बढ़ गया, यानी प्रेशर कम हो गया। इसके मुताबिक प्रेशर कम हो गया, जब भी प्रेशर कम होता है 760 से नीचे आएगा तो इसको फिर 760 के बराबर लाने के लिए बाहर से एयर लेना पड़ेगा, ये जहन में रख लें। अब ये लंग्स जो हैं ये कैसे एक्सपेंड होते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर कम होता है, और कैसे ये कंट्रैक्ट होते हैं जिसकी वजह से प्रेशर हाई होता है। ये चेंजेस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख लें तो थोड़ा सा हम कुछ चीजें जो इसमें इन्वॉल्व हैं एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दो अहम चीजें, वैसे तो बहुत कई सारे और भी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मेन जो रोल है इसमें दो किस्म के मसल्स का रोल होता है। ये फर्ज किया रिब्स हैं, ये बाहर इस तरह निकले हुए हैं, ये मैं थोड़ा सा ड्रा भी करूँ। यहाँ पे फर्ज किया सेंटर में, हमारे सेंटर में बिल्कुल चेस्ट बोन होता है, स्टर्नम होता है, और साइड से रिब्स आए होते हैं, साइड से रिब्स आए होते हैं। फर्ज के मैं ड्रा करता हूँ, दिस इज स्टर्नम फॉर एग्जाम्पल, ये फॉर एग्जाम्पल स्टर्नम है। अब ये जो स्टर्नम है इसके साथ साइड से ये रिब्स मिले हुए होते हैं, ये रिब्स यहाँ से साइड से आ जाते हैं और इसके साथ मिले हुए होते हैं। ये इधर से इस तरह एक रिब, ये ठीक है, सिमिलरली एक ये रिब आ जाता है, ये भी आ जाता है। तो ये रिब्स इस तरह पूरे सारे रिब्स आ जाते हैं, यानी ये सारे क्या हैं, दीज आर रिब्स, ये सारे रिब्स हैं जो इस तरह रिब कैच बनाते हैं। और इसके सेंटर में लंग्स पड़े हुए हैं, लंग्स के साइड पे रिब कैच है, इसके ऊपर स्टर्नम है, इसके पीछे वर्टेब्रल कॉलम है, और बिल्कुल नीचे एक दूसरे किस्म का एक शीट लगा हुआ है इस तरह स्केलेटल मसल्स का, इसे कहते हैं डायफ्राम, इसे नाम दिया जाता है डायफ्राम। तो ये डायफ्राम, ये रिब, और रिब के दरमियान कुछ मसल्स हैं, इसके दरमियान मसल्स होते हैं बाहर की तरफ से भी और अंदर की तरफ से। दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल, दीज आर कॉल्ड इंटरनल मसल्स, जिसको हम कलेक्टिवली फिर इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। कोस्टल लफ्ज हम रिब के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर इंटरकोस्टल मसल्स, दीज आर इंटरकोस्टल मसल्स। अब हमारे रिब्स हैं, ये रिब्स हैं, इन रिब्स के दरमियान जो मसल्स है उसे इंटरकोस्टल मसल, इंटर मींस इन बिटवीन, इन रिब्स के दरमियान जो मसल्स है उसे कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये इंटरकोस्टल मसल्स कुछ चेंजेस लाती हैं, और इसी तरह साथ में ये जो डायफ्राम है ये स्केलेटल मसल्स का बना हुआ है, ये कुछ चेंजेस लाता है जिसकी वजह से एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन पॉसिबल होता है। अब ये हमने फ्रंट व्यू लिया है बिल्कुल इस तरह, अगर हम साइड से ले लें तो फिर ये व्यू बनता है, साइड व्यू हमारा ये बनता है, ये पीछे वाला वर्टेब्रल कॉलम है, ये फ्रंट स्टर्नम है हमारा, चेस्ट बोन, और ये सारे रिब्स हैं साइड से। तो यही चेंजेस जब आते हैं तो इन रिब्स को ऊपर खींचा जाता है और या पीछे छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन पॉसिबल होता है। तो ये चीजें जहन में रख लें। अब हम आएंगे मैकेनिज्म की तरफ, ये चीजें इसके बारे में बहुत जरूरी थी कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की बात करेंगे कि इसके दौरान कौन कौन से चेंजेस आते हैं। पहले बात करते हैं इंस्पायरेशन की। याद रहे इंस्पायरेशन के बारे में मैंने लिखा है कि कंट्रैक्शन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स। यहां पे इंस्पायरेशन हमेशा याद रखें, दिस इज एन एक्टिव मूवमेंट, ये एक्टिव मूवमेंट है, यानी एनर्जी इस्तेमाल होती है यहाँ पे, और ये एक्सपायरेशन तो खुद ब खुद हो जाता है। दिस इज अ पैसिव मूवमेंट, ये मूवमेंट पैसिव है, ये पैसिव मूवमेंट है। तो ये जो एक्टिव मूवमेंट है एनर्जी इस्तेमाल होगी, इसमें क्या होगा, कंट्रैक्शन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स का कंट्रैक्शन होगा। देखिए रिब्स हैं, इनके दरमियान इंटरकोस्टल मसल्स है, उन्हीं इंटरकोस्टल मसल्स को आप खींचेंगे ऊपर तो ये रिब्स ऐसे पड़े हुए हैं, ये फिर इसके इस तरह कर्व्ड रिब्स होते हैं। इसके ऊपर एक रिब मैं ले रहा हूं, ये इस तरह पड़ा हुआ है, ठीक है, रिब पड़ा हुआ है। जब आप ऊपर से खींचते हैं तो ये रिब जो कर्व्ड है ये जब ऊपर जाता है तो फॉरवर्ड भी जाता है, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो यहाँ पे जगह बन जाती है, यहाँ पे जगह बन जाती है। इसी तरह कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम का जो मसल है इसका भी कंट्रैक्शन होगा। अब ये है डोम शेप, याद रखिए डायफ्राम के मसल जो है दैट इज डोम शेप्ड। अब ये डोम शेप्ड डायफ्राम को आप यूं खींचेंगे ना, तो जब आप खींचते हैं ये फ्लैट बन जाते हैं इस तरह। तो एक तरफ से इंटरकोस्टल मसल्स ने रिब्स एलिवेट कर ली, रिब्स ऊपर और आगे चले गए,
तो यहाँ जगह बन गई, और नीचे ये डोम शेप डायफ्राम है, इसको जब आप खींचते हैं तो ये यूं फ्लैट हो जाता है, तो यहाँ पे भी जगह बन जाती है। इसी तरह बाकी तो आपको पता है लंग्स स्पॉन्जी है इन नेचर, तो ये स्पॉन्जी लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं, इनको जब जगह मिल जाती है ना, रिब्स भी उठाए जाते हैं और डायफ्राम भी नीचे लेके जाया जाता है, तो इसके रिजल्ट में जगह बन जाती है, लंग्स ओपन हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। अब मैंने आपको कहा कि जब ये एक्सपैंड हो गया दिस मीन कि वॉल्यूम बढ़ गया, जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर कम होगा, मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम इसका बढ़ गया तो ये प्रेशर अब 760 से नीचे आ जाएगा। जो ही ये कम हो जाता है तो इसको इक्वलाइज करने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर के साथ इक्वलाइज करने के लिए क्या होता है, द एयर रशेस इनसाइड, एयर अंदर आ जाता है इसको पूरा करने के लिए, तो इसी तरीके से इनहेलेशन हो जाता है और बाकी वहीं पे लंग्स और ब्लड के दरमियान एक्सचेंज हो जाता है, ऑक्सीजन चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलेगा, इसके लिए होगा एक्सपायरेशन। देखिए ना, हेयर इंक्रीज इन वॉल्यूम, यहाँ क्या होगा, लंग्स इंक्रीज हो जाएंगे वॉल्यूम में, एंड डिक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जो ही प्रेशर डिक्रीज होगा तो उसी प्रेशर को पूरा करने के लिए बाहर से एयर आएगा, ऑक्सीजन आएगा। अच्छा, इसी तरह एक्सपायरेशन जब होता है तो ये बिल्कुल इसका उलट है, जो जो चेंजेस यहाँ आ गए वही चेंजेस रिवर्स हो जाते हैं। हमने कहा कि इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट होंगे, यहाँ रिलैक्स होंगे, रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स। जो है इंटरकोस्टल मसल्स खींचे हुए हैं, इसी तरह खड़े हैं, ठीक है। अब ये इंटरकोस्टल मसल्स ऊपर खींचे जाते हैं तो इस तरह ये एलिवेट हो गया। अब एकदम आप छोड़ देते हैं तो रिब्स वापस अपनी जगह पे चले जाएंगे, तो नीचे और बैकवर्ड मतलब लंग्स के ऊपर बैठ जाएंगे, इस तरह नीचे आते हुए ना लंग्स पे बैठ जाएंगे और लंग्स के ऊपर प्रेशर डालेंगे, पहली बात। दूसरा, साथ में रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम ऑफ मसल्स। डायफ्राम के बारे में कहा जाता है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में डायफ्राम के मसल्स का 70 to 75% रोल होता है, बाकी जो है ना वो इंटरकोस्टल मसल और थोड़े बहुत और मसल्स हैं। तो इंटरकोस्टल मसल्स से ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा रोल इसमें डायफ्राम का होता है, इसमें सबसे ज्यादा रोल डायफ्राम का होता है। तो अब दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम मसल्स। डायफ्राम के मसल्स अब रिलैक्स होंगे, अब ये खींचे गए ना, ये मसल्स खींचे गए तो ये फ्लैट हो गया है, जो ही आप छोड़ देते हैं तो वापस ये अपने डोम शेप स्ट्रक्चर में आ जाएगा। जो ही डोम शेप ये इस तरफ फ्लैट है, जो ही डोम शेप में जाएगा तो ये नीचे से लंग्स को पुश करेगा, तो ऊपर से रिब्स बैठ जाते हैं रिलैक्सेशन के दौरान, इंटरकोस्टल मसल्स के ऊपर से रिब्स बैठ गए और नीचे से डायफ्राम इसको पुश करता है। रिजल्ट में क्या होगा, डिक्रीज इन वॉल्यूम, लंग्स पे प्रेशर आएगा तो लंग्स कंट्रैक्ट होंगे एंड इंक्रीज इन द इंटरनल प्रेशर। लंग्स क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा, जो ही वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ेगा, इसका प्रेशर हाई होगा, यानी अंदर इंटरनल प्रेशर 760 से हाई हो जाएगा। जो इजाफी हो गया एक्सटर्नल प्रेशर से, जो ये ज्यादा हो गया, अब इसको इसके बराबर लाने के लिए क्या होगा, जो इजाफी एयर है दैट एयर रशेस आउटसाइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, तो इस तरीके से एक्सपायरेशन हो जाता है। तो इसी तरह हम सांस लेते हैं और सांस देते हैं, मतलब ये है कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन या इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो ये पूरा मैकेनिज्म जिसमें ये किस्म के खास किस्म के चेंजेस आते हैं, जिसके रिजल्ट में लंग्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, और इसी तरह जब ये कंट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं तो रिजल्ट में एयर अंदर या बाहर जाता है। जब भी एयर यानी ऑक्सीजन अंदर आएगा ये इंस्पायरेशन कहलाएगा, और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा ये एक्सपायरेशन कहलाएगा। ये पूरा जो है ना आज का टॉपिक जिसमें हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग डिस्कस कर लिया। इसके मुतालिक अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों के जहन में, कमेंट्स में प्लीज़ भेज दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।